नमस्कार सभी साथियों को, राम राम साहब। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब साथियों। आपकी चल रही है हिंदी साहित्य की श्रृंखला और उसमें आप हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं साथियों। पिछली क्लासों में भी आपने हिंदी साहित्य को पढ़ा है। तो साथियों, कैसा कैसी क्लास आपको लग रही है हिंदी साहित्य की, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको शानदार अच्छी लग रही है तो आपको निश्चित रूप से मेरे साथ में जुड़े रहना, सहयोग देना है। आप और मैं मिलकर के बिल्कुल हिंदी साहित्य को ऐसा कर देंगे जैसे अरे व्याकरण में तो नियम तक होते हैं, इसमें तो कोई नियम भी नहीं है, सीधा काम है। आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये बात याद रखनी है, रामचंद्र शुक्ल के बारे में ये बात याद रखनी, फिक्स है, कोई टेंशन नहीं है। इतना सीधा इतिहास हिंदी साहित्य का, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। और हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत सीधा होता है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको व्याकरण से भी बहुत सीधा लगता होगा अगर जब आप पढ़ते हैं। क्रमबद्धता अगर आपकी है, अगर एक चीज से लिंक आप जोड़ते चले जाते हैं तो आपको बहुत आनंद इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में आता है। साथियों, आज जो अपन बिना वक्त खराब किए हुए, आप सब जानते हैं ये सब बात जो मैं बना रहा हूं वो सब आप जानते हैं, कोई खास बात नहीं है। खास बात तो ये है कि सर कुछ ऐसा माल मसाला हमको दे दो जो बिल्कुल हमको कोई और अन्य किताब पढ़नी नहीं पड़े, कुछ ढूंढना नहीं पड़े, बस। और मेरी कोशिश यही रहेगी, मेरी मेहनत मैं जितनी कर सकता हूं मैं करूंगा, आपके लिए करूंगा, मेरे लिए तो है ही है, इसमें कोई बात नहीं है, आप सब जानते हैं। तो साथियों, आज अपन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़े हैं रामचंद्र शुक्ल को। बहुत लंबी चौड़ी कथा कहानी उनकी है, लेकिन जो परीक्षा के योग्य है। देखो साथियों, साहित्य बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदी बहुत बड़ी है, शब्दकोश बहुत बड़ा है, साहित्य बहुत बड़ा है, लेकिन परीक्षा के योग जो मैं मेरे मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण मान रहा हूं, आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। जो विद्वानों ने किताबें लिखी उसमें से जो निष्कर्ष एकदम क्रीम जो है उसको मैं छांट के आपको दे रहा हूं। जितनी मुझ में सामर्थ्य है आपका सहयोग कर रहा हूं साथियों, आप भी मेरा सहयोग करेंगे। साथियों, आज पढ़ेंगे अपन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। बहुत ही शानदार कवि है, बहुत आनंद आता है। छोटा सा वीडियो अपन पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो में हम पूरे साहित्य को धीरे धीरे कवर कर डालेंगे। तो ये मैं आपको यहाँ आज लिख रहा हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये लिख दिया मैंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, ये जो मैंने लिखा है नाम, मैंने कल आपको एक वीडियो ऐसे दिया था कि मैं इसको पहले ही बोर्ड पर लिख दूं और आपके लिए छोटा सा वीडियो बन जाए और कम समय में आपको बहुत ज़्यादा मैटर मिल जाए। तो कुछ स्टूडेंटों ने फ़ोन कर करके कहा, और फ़ोन करके अगर आपको भी कोई मुझे अच्छी सलाह देनी हो कि सर इसमें ये सुधार करो, और तो आप 9983 और 3742 और 93 पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हो। सबके लिए एक ही नंबर है, इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और कोई नए सुधार के लिए अगर मुझे आपको कोई सलाह देनी है, मैं उसमें और ज़्यादा अच्छा सुधार करूंगा साथियों। बिल्कुल मेहनत करेंगे अपन, जुड़कर करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। अब की बार चाहे ग्रेड सेकंड हो, फर्स्ट हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, है ना, आपकी कोई सी परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आ रहा है उसको निचोड़ करके, बिल्कुल निचोड़ करके निचोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे अपन, एक भी चीज को छोड़ने वाले नहीं है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साथियों, इसके बारे में अगर हम देखें तो इनका जन्म हुआ है आपका, देखो थोड़ा सा इनके बारे में, जन्म के बारे में अपन को इसलिए पढ़ना पड़ रहा है साथियों, क्योंकि जन्म इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि अपन को कवि परिचय जब पढ़ना है, आपको एक ऐसी श्रृंखला भी लेकर आऊंगा जिसमें केवल कवि परिचय पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी के कंप्लीट कवि परिचय। तो जन्म इनका हुआ है 1907 में। कब हुआ है? 1907 ईस्वी में हुआ है। और आपका इसका छपरा गांव है, यूपी में, छपरा है ना, छपरा, छपरा यूपी। तो इतना सा का आपको याद रख लेना, यूपी उत्तर प्रदेश। तो जन्म इनका जो हुआ है वो आपको पता है 1907 ईस्वी में हुआ है, छपरा यूपी में इनका जन्म हुआ है, इतना पूछा जाता है। बात करें इनके ग्रंथ की, तो इनके ग्रंथ है ना तीन, वो तीनों ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि वो तीनों के बारे में ही क्रम वाइज पूछता है। कभी कभी सीधा ही सवाल पूछता है कि तीनों का सही क्रम बताओ, पहले कौन सी किताब लिखी है, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो इनके जो ग्रंथ है वो आपके तीन है। तीन कौन से हैं तो आप सब जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं
तो कोई बात नहीं है, हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तीनों ग्रंथों के बारे में अपन यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले जो लिखी है उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, कौन सी लिखी है, देखो ध्यान से, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ये लिख दिया मैंने, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। कौन सी किताब लिखी है, हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके बाद में 2 नंबर पर अगर अपन पढ़ना चाहे तो 2 नंबर की यदि मैं चर्चा करूं तो हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास। तो ये 2 रचना, और तीसरी रचना और है इनकी एक और, जिसके बारे में आप जानते हो तो आपको देखना है। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास तो है ही, इसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल, कौन सा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। रख लोगे याद तीनों रचनाएं, कोई खास बात नहीं है, पहले से आती होगी और नहीं आती है तो फिर आप ध्यान रख लेंगे। देखो आपको पूरी बात ध्यान रखनी है। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है ना, इसमें एक कथन भी कहा है इन्होंने, जो मैं आगे चल के लिखूंगा आपको। हिंदी साहित्य की जो भूमिका, जो इन्होंने जो रचना लिखी है, ये ग्रंथ जो लिखा है, इसमें एक कथन भी लिखा है इन्होंने आपका, कि हिंदी साहित्य का इतिहास वैसा ही होता, जो 12 आना वैसा ही होता, अगर मुस्लिम नहीं होते तो भी। तो वो मैं आपको पूरा कथन आपको पूरी डिटेल से लिखूंगा। अभी आप अभी यहाँ देखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका ये कब लिखी है, तो इसकी, इनकी तीनों के आपको वर्ष है वो आपको निश्चित रूप से याद रखना है। देखो ये तो आपको लिखी है 1940 ईस्वी में, इसके अलावा ये लिखी है 1952 ईस्वी में, और ये भी 1952 है, ये भी 1900 कितनी है, 52 है, लेकिन कहीं कहीं 52-53 भी इसका उत्तर मिलता है। इसलिए आपको क्रम ध्यान रखना है, पहले भूमिका है और दूसरे नंबर पर उद्भव और विकास है और फिर आपका आदिकाल है। ऐसे अपन तीनों को क्रम वाइज याद रख सकते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्लियर है। अच्छा बात करें अपन के इनके प्रिय कवि कौन है, तो आप देखेंगे यहां से सवाल आपको बार बार पूछा जाता है, कि यहां से आपको सवाल बार बार पूछा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय कवि कौन है। तो आप देखेंगे यहां पर प्रिय कवि, इनके जो प्रिय कवि है, प्रिय कवि, प्रिय कवि की बात करें तो देखो आपने कल पढ़ा था कि रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन है, ऐसा सवाल पूछा गया पहले, तो हमने पढ़ा तुलसीदास को। तो यहाँ कौन है प्रिय कवि, तो प्रिय कवि की बात करें तो आप देखेंगे कबीरदास। कौन है, कबीरदास, कबीरदास। और कबीरदास को प्रतिष्ठित करने वाले ही कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो कबीरदास को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य, कबीरदास को प्रतिष्ठित करने वाले, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित करने वाले, प्रतिष्ठित करने वाले, करने वाले कबीरदास को, यहाँ पर को लिखना है, कबीरदास को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। अब क्यों थे, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है कबीर नाम से ही। तो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करूंगा फिर चलते हैं अपन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जन्म इनका 1907 ईस्वी, छपरा आपका यूपी में हुआ है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और कबीरदास इनके प्रिय कवि है, इसलिए इन्होंने एक रचना लिखी है कबीर। और कबीर रचना लिख करके इन्होंने कबीरदास को क्या कर दिया, हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित कर दिया। यानी नीचे वाली जो पंक्ति है दिखाई नहीं दे रही है शायद आपको, है ना, इसको मैं आगे लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रही है तो मैं इसको इधर लिखूंगा यहां से, है ना, नीचे वाली पंक्ति मुझे दिख रही नहीं है टीवी पर, इसलिए। तो देखिए ध्यान से, तो प्रिय कवि आपके कबीरदास है। क्लियर है, क्रम तीनों का ध्यान रख लेंगे। आगे चलते हैं अपन। तो देखो कबीरदास को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। तो देखेंगे यहां पर लिख देते हैं अपन, कबीरदास को,
कबीर दास जी को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। क्लियर है? क्यों जाता है? क्योंकि देखेंगे कबीर नामक पुस्तक लिखकर, क्योंकि कबीर नामक पुस्तक लिखकर कबीर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। श्रेष्ठता का वर्णन किया है। क्लियर है? तो आप देखेंगे इन्होंने हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है? कबीर लिखी है। और कबीर दास को ये देखेंगे तथा कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा है ना। और कबीर दास को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर, वाणी का तानाशाह, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर आ सकता है, या इसी की जगह पर आपको आ सकता है वाणी का डिक्टेटर, इसी की जगह पर आ सकता है आपको तानाशाह। क्या आ सकता है? तानाशाह कहा है। ये अंग्रेजी में डिक्टेटर और हिंदी में तानाशाह कहा है। कबीर दास को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। ये सभी जानते हैं इतना तो कबीर दास जी को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कबीर। इसकी रचनाएं और भी है अन्य मोस्ट वो भी बताऊंगा, लेकिन जो मोस्ट बात है वो मैं क्रमबद्धता से आपको लेता चल रहा हूं। तो कबीर नामक जो पुस्तक है ये लिख करके इन्होंने कबीर दास के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर, वाणी का क्या कहा है? तानाशाह कहा है। आगे चले तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को उन्होंने क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। आदिकाल को क्या नाम दिया था उन्होंने? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया है। आदिकाल नाम दिया है। यानी आपको समझ लेना है कि आदिकाल नाम देने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन आज वीरगाथा काल का ही नाम क्या दिया है? आदिकाल दिया है। और वो किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और एक बार सवाल ये पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल नाम दिया, क्योंकि उन्होंने दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया, तो आदिकाल जो नाम दिया वो किसकी सलाह से दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं लिख देता हूं, गलती नहीं करनी है। तो ये सब चीज समझ में आ गई आपको? आगे लिख लेते हैं अपन। तो देखो ध्यान से,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नाम, आदिकाल, आदिकाल नाम, आदिकाल नाम देने की सलाह, देने की सलाह, देने की सलाह, आचार्य रामचंद्र शुक्ला आदिकाल नाम देने की सलाह, की सलाह, सलाह हजारी प्रसाद द्विवेदी से ली थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी से ली थी, से ली थी। यानी आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नाम दिया वो किसकी सलाह से दिया, उन्होंने किसके कहने पर यह आदिकाल नाम ग्रहण किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कहने पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, आदिकाल, क्योंकि उन्होंने दोहरे नामकरण की क्या चलाई थी, पद्धति चलाई थी। आगे की यदि मैं बात करूं तो देखो द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक, देखो ये सवाल बहुत ज्यादा आता है इसलिए मोस्ट लगाएंगे इसको, इसको क्या लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे, बिल्कुल, है ना। देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को, आदिकाल को, आदिकाल को अत्यधिक, अत्यधिक विरोधों, अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल कहा है, व्याघातों का काल कहा है। बात समझ में आ गई क्या, बहुत ही शानदार है ये। आपको पूछा जाएगा कि आदिकाल को अत्यधिक विरोध और व्याघातों का काल किसने कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आदिकाल नामकरण जो आपका रामचंद्र शुक्ल ने रखा वो की सलाह किसने ली, हजारी प्रसाद द्विवेदी से ली, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो नाम दिया है वो आदिकाल ही नाम दिया है। क्लियर है। तो देखिए आप एक बार 1 मिनट में अपन पूरा कंप्लीट रिपीट करेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी छपरा में इनका जन्म है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 है और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 52-53 है। क्लियर है, 52 ही मिलता है। और इनके प्रिय कवि है वो कबीरदास है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि कबीरदास जी को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने कबीर नामक पुस्तक लिखी थी। इससे कबीरदास को फेमस कर दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिक्टेटर, वाणी का तानाशाह कहते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल का जो वीर गाथा काल था उसका नाम आदिकाल दिया। आदिकाल नाम देने का श्रेय किसको ही जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। और रामचंद्र शुक्ल ने भी जो आदिकाल नाम ग्रहण किया है वो किससे किया है, आपके किससे किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोध और व्याघातों का काल कहा है। आगे की बात करें अपन तो आगे देखो द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को, देखो अपन लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं अब, है ना, बार बार में लिख रहे हैं अपन। द्विवेदी जी की बात इन्हीं की हो रही है। तो द्विवेदी जी ने जो करीबन वो लिख रहा हूं मैं, बाकी कचरम पट्टी नहीं, प्रत्येक लाइन में सवाल बस। तो द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है, पहला कवि माना है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो अब्दुल रहमान को क्या माना है, पहला कवि माना है। किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्लियर है।
और देखो हिंदी, अब एक और लिख रहा हूं, एक नोट। हिंदी साहित्य का जो विकास है उसको चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। तो देखिए आपको एक नोट लिख रहा हूं, ये नोट मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। तो नोट देखिए आप यहां पर, तो नोट में क्या लिखना है आपको, नोट में लिखना है द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के विकास को, हिंदी साहित्य के विकास को, हिंदी साहित्य के विकास को, हिंदी साहित्य के विकास को क्या माना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है। हिंदी साहित्य के विकास को क्या माना है, क्या माना है। तो देखो आपको लिखना है चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, स्वाभाविक विकास, स्वाभाविक विकास माना है, स्वाभाविक विकास। अब इसका मतलब क्या है ये समझना आपको, अभी मैं समझाता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो राजाओं, बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको शुक्ल के बारे में पूछे तो शुक्ल के बारे में लिखा है ना अपन ने कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब माना है, समझे अपन। तो जनता के जो 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 चित्तवृत्ति है उसका प्रतिबिंब माना है किन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कल वाली जो वीडियो थी आपकी पिछली, उसमें मैंने बताया है। और अगर आपसे पूछ ले हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, तो द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के विकास को, हिंदी साहित्य के विकास को क्या माना, चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। यानी ये चिंतन धारा से, यानी चिंतन करने से अपने आप ही हिंदी साहित्य का क्या हुआ है, विकास हुआ है, स्वाभाविक विकास हुआ है। तो आपसे स्वाभाविक शब्द की बात आते ही, आपको स्वाभाविक स्वतः ही शब्द आते ही आपका उत्तर करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या बात आपको समझ में आई। तो अपन चलते हैं तो शुक्ल के बारे में, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अच्छा ये पूछ ले कि इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना है, तो अब्दुल रहमान को इन्होंने क्या माना है, हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। कर लोगे। देखिए एक कथन लिखूंगा मैं बहुत ही शानदार, आपको वो ध्यान रखना है। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति है जिन्होंने, देखिए ये किसने कहा है, ऐसा सवाल कई बार पूछा गया है। वस्तुतः, वस्तुतः वे पहले, पहले व्यक्ति है, व्यक्ति है जिन्होंने, आपने ये कथन सुन रखा होगा कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति है जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल की धारणाओं का खंडन किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धारणाओं का खंडन करने वाले हैं वो कौन है, यही है, कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वस्तुतः वे पहले व्यक्ति जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र की, रामचंद्र शुक्ल की रामचंद्र शुक्ल की अनेक, अनेक धारणाओं, अवधारणाओं, कोई सा भी कह दो वही बात है, अवधारणाओं, वस्तुतः वह पहले व्यक्ति है जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं, अवधारणाओं, स्थापनाओं को चुनौती देते हुए, स्थापनाओं, स्थापनाओं को चुनौती देते हुए, चुनौती देते हुए क्या किया है उन्होंने, चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है, सबल प्रमाणों के आधार पर, के आधार पर खंडित किया है। अब देखो ये जो परिभाषा है वो बड़ी है, लंबी चौड़ी है, इसलिए आपको मैं
यहाँ पर आपको इतना ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना। और इसकी अंतिम पंक्ति में यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, है ना। वे हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार हैं। ये लाइन आपको 100% याद रखनी है। वे हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार हैं। यहां तक उन्होंने कहा है, इन्वर्टेड कॉमा यहां बंद करना है। और इसको कहने वाले हैं दो। आपको देखो कभी कभी तो वो इतनी सी की पंक्ति दे देता है, ऊपर वाली तो देता ही नहीं, कभी कभी ऊपर वाली भी दे देता है। सीधा पूछता है कि वह विद्वान कौन सा है जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धारणा अवधारणा स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। या आपको इतना सा भी कभी कभी इतना सा भी दे देता है, वे हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार है। ये किसके बारे में कहा है? वे हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार है, ये किसका कथन है? तो ये जो पूरा कथन दिया है ना, ये पूरा का पूरा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में दिया है। और ये किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का। किसका है? गणपति चंद्र गुप्त। तो आपको यहां लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये क्या लिखना है? गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरा जो कथन कहा है, ये वस्तुतः वे पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणा अवधारणा स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। और वे हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार है। तो ये पूरा कथन कहा गणपति चंद्र गुप्त ने। आपसे इतना सा पूछ ले कि वे हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार है, कौन है वो? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कहा किसने है? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो सवाल अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। कथन समझ में आ गया बिल्कुल? तो ये कथन आपको ध्यान रखना है गणपति चंद्र गुप्त का, ठीक है ना। देखिए, एक आपका तुलसीदास के बारे में और कहा है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। दूसरा कथन देखिए आप, यहां लिख देता हूं, भारत का लोकनायक लोकनायक वही हो सकता है, वही हो सकता है जो जो समन्वय करे। देखो, इन्होंने ज्यादातर बात कही है वो कबीरदास के बारे में बात की है, लेकिन ये जो बात की है समन्वय कर सके, तो ये जो बात की है ना आपकी, ये वाली बात किसने की है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। ये बात किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये जो पूरा कथन कहा है वो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ऊपर वाला कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बारे में कहा है? तो आपको यहां पर देख लेना है कि यहां आपको थोड़ा सा देख लेना है तुलसीदास के बारे में। पूछ लेता है कभी कभी, तुलसीदास के बारे में यह कथन कहा है, बारे में यह कथन कहा है। अगर हम छोटी सोच के साथ देख लेते हैं तो रह जाते हैं गलती, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। तो जब अपन को अधूरा ज्ञान होता है तो निश्चित रूप से वहां पर हम चूक जाते हैं। वो चीज हमने पढ़ी भी होती है, देखी भी होती है, लेकिन फिर से हम चकमा खा जाते हैं विकल्प के अनुसार। तो भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसके बारे में कहा है? तुलसीदास के बारे में, है ना। और वे हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार है, वो किसके बारे में कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा है, लेकिन कहा किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। क्लियर है? ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेनी है ना। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। एक बात और कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये तीन कथन लिखा है मैंने, और तीनों कथन ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, का लक्ष्य है।
अब देखो, कमियां ढूंढने वाला व्यक्ति कोई भी होता है, वो बैठा बैठा कुछ भी ढूंढ सकता है। मुझ पर जितनी मेहनत हो रही है वो मैं कर रहा हूँ। कमी ढूंढने वाले तो भगवान में भी ढूंढ लेते हैं, कहीं भी ढूंढ लेते हैं, मुझ में भी ढूंढ लेंगे, आप में भी ढूंढ लेंगे। आपको अच्छा श्रेष्ठ जो मिल रहा है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है ना। वही मेरी धारणा है। मुझे जो अच्छा मिलता है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, मैं तो वहां से ग्रहण कर लेता हूँ, उससे पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा ग्रहण करना है तो मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये किसने कहा है तो आपको ध्यान रखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कुछ नहीं रखा है जीवन में, ऐसे ही चले जाने हैं और ऐसे ही आए हैं, कुछ लेना देना नहीं है। जितनी अपन का प्रेम प्यार है उसको बांट लो, बस यही मिलने वाला है। मुझ पर जितनी मेहनत हो रही है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। क्लियर है सभी को? अच्छा, आगे चलते हैं। अगर देखें अपन तो काल विभाजन की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो काल विभाजन इन्होंने वही 4 खंड किए हैं और रामचंद्र शुक्ल ने भी 4 खंड किए हैं। तो देखिए यहाँ साहित्य के जो काल विभाजन किया है इन्होंने, साहित्य का काल विभाजन, साहित्य का काल विभाजन, काल विभाजन। तो आपको कभी कभी मोटा सा सवाल पूछ लेता सीधा सा कि जब हम चूक जाते हैं कि मिस्र बंधुओं ने कितने काल खंडों में बांटा है साहित्य को? 8 काल खंडों में। बताया ना मैंने आपको। ऐसे ही ध्यान रखें, रामचंद्र शुक्ल ने कितने काल खंडों में है? 4 खंडों में। लेकिन उन्होंने विक्रमी संवत में बांटा, ध्यान रखेंगे। विक्रमी संवत और ईसवी में 57 वर्ष का अंतर होता है। एक दिन मैं इस पर स्पेशल क्लास लेके आपको बता दूंगा ये, ठीक है ना। अभी अपन केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो साहित्य का काल विभाजन है वो 4 खंडों में है। कितने खंडों में? इनका 4 खंडों में है। अब 4 खंड कौन कौन से हैं? तो 4 खंड आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी आ जाएगा आपके सामने खंड। 4 खंड है। 4 खंड कौन कौन से हैं? तो 4 खंड के बारे में अपन यहाँ पर देख लेते हैं सीधा सीधा। देखो ये है आपके 4 खंड कौन से हैं, तो अपन यहाँ चारों खंडों को यहाँ पर लिख लेते हैं। और शायद मेरे हिसाब से सभी जानते हैं चारों खंडों को, कोई खास बात है नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं आता है तो आपको याद रख लेना है, कोई नया ही पढ़ रहा हो बिल्कुल भी। तो देखो ये है आपका आदिकाल। कौन सा है? आदिकाल। मैं तो आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल जो बिल्कुल नया है उसके लिए भी, जो बिल्कुल जो नया आया बिल्कुल उसके लिए भी, जो पहले से पढ़ के बैठा है उसके लिए भी वही बात है, ठीक है ना। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, आदिकाल के बाद में आपका आया है भक्तिकाल, 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 और एक आया आपका रीतिकाल, रीतिकाल, और एक आपका लास्ट में है आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल। क्लियर है? तो देखिए साथियों, मैं आपको साथ में ही कुछ वीडियो साहित्य के, कुछ आपके किसके, कुछ आपको काव्य शास्त्र के भी तो चाहिए ना साथ साथ, तो काव्य शास्त्र भी तो पढ़ेंगे। तो देखिए इनकी जो टाइमिंग है वो आप सभी को पता है। 1000 ईस्वी से इन्होंने इसका समय माना आदिकाल का 1400 ईस्वी। कितना माना है? 1400 ईस्वी, ठीक है ना भाई। और ये आपका भक्ति काल है, इसका समय माना इन्होंने 1400 ईस्वी से आपको कितना है बताओ? 1600 ईस्वी, है ना, 1600 ईस्वी। और यहाँ पर आप रीतिकाल की बात करें तो 1600 ईस्वी से आपका समय माना इन्होंने 1800 ईस्वी। कितना है? 1800 ईस्वी है। और 1800 से अब तक, 1800 ईस्वी से अब तक, अब तक। और उन्होंने विक्रमी संवत में माना, ध्यान रखेंगे। किन्होंने? रामचंद्र शुक्ल ने। किसमें माना है? विक्रमी संवत में। कहीं कहीं अब तक मिलता है, कहीं कहीं अगर आप देखो तो 1952 भी इसका समय मिलता है, अगर देखना चाहो तो। बाकी का अब तक भी सही है, 1952 तक है। तो देखो साहित्य का जो काल विभाजन है इन्होंने 4 खंडों में किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई, वो किसने अपनाई है? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। यहाँ आपका ये था मध्य, आपका जो
ये आपका पूर्व मध्यकाल था, ये उत्तर मध्यकाल था, और ये आपका आधुनिक काल का नाम था गद्यकाल। क्लियर है ना? ये बिल्कुल काल विभाजन आपको साथ में ही, बाकी के काल विभाजन पूरे पूरे में एक साथ में सभी के लिखाऊंगा आपको अलग से स्पेशली। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, बात अपन का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कंप्लीट से हो रहे हैं। अगर इनके बारे में देखें तो मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा इनकी अन्य रचना के बारे में। बाकी के ये मैंने जितना भी आपको पढ़ा दिया है ये एकदम इम्पोर्टेंट है, सही है एकदम। जहां तक मुझको लगता है कि ये मोस्ट शब्द है, तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अन्य रचना जो वो अपन ने रचना लिखी है ना, उनके अलावा भी इनकी 4-5 रचनाएं फेमस रही है, जिसमें देखो एक तो सूर साहित्य है, कबीर अपन ने लिख ही लिया है, तो आप देख सकते हो सूर साहित्य, सूर सूर साहित्य है ना, सूर साहित्य है। एक है इनकी कबीर रचना, इसके बारे में सीधा ही पूछ लिया जाता है कबीर किसकी रचना है ना, तो कबीर के बारे में पढ़ लेंगे। अगर अगर आप और भी देखना चाहते हो तो देखो इनकी एक तो नाथ साहित्य और कालिदास की लालित्य योजना है ना, यहीं पे लिख देता हूं नाथ साहित्य है ना, और एक आपकी कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना, लालित्य योजना। और एक रचना और याद करना चाहते हो ना आप, तो ये भी याद रख लेना, आलोक पर्व, क्योंकि इस पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आलोक पर्व पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है साथियों। ये अपन को जरूर याद रख लेना है किसी भी कंडीशन में। ये जो मैंने अन्य रचना बताई है ना, ये तो आपको याद रख लेनी है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अगर इनकी अपन तारीख याद रखना चाहे ना, तो 3 की तो आपको याद रखनी ही है कम से कम। देखो सूर साहित्य की तो 1936 है, और ये 1900 कबीरदास 1942 है या 1946 है, 1942 है, 1946 ईस्वी। और नाथ साहित्य कोई दिक्कत नहीं है, कालिदास की लालित योजना। आलोक पर 1971 है, 1942 है यार, सॉरी मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, ये 42 कर लेना आप, 46 को 42 है ना, 42 है। और आलोक पर्व है ना, ये है आपका 1971, और इस पर इसको यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, नहीं साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ध्यान रख लेंगे। तो मैंने आपको जितना भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में प्रमुख प्रमुख चीजें थी वो सारी कंप्लीटली बता दी है ना। कबीर की डेट आप जरूर याद रख लेंगे 1942, ठीक है ना। और आलोक पर की भी आप ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला है। तो साथियों कैसी क्लास रही है, देखो आपको बताना तो जरूर पड़ेगा साथियों। संतुष्ट तो मैं तभी हो पाऊंगा जब मुझे आप ये बता दोगे कि क्लास बेस्ट है कि नहीं है। बाकी पढ़ाने को बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है, कैसी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मुझे आगे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपके जो कमेंट है उनके भरोसे ही मैं काम करूंगा साथियों। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथियों। और कोई भी समस्या है तो मैंने आपको नंबर भी दे दिया है, आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, व्हाट्सएप पर सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सकता है, सर्वज्ञाता मैं हूँ नहीं, जितना आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा साथियों। आज यहीं तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।